गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग बात कर रहे हैं उन 150 घंटों पे जो प्रीलिम्स पास करा सकते हैं आप लोगों को। ओके, तो आज हमारी ये शायद 5वीं क्लास है। मॉडर्न इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं और एक या दो फेज, ये कहिए 2 फेज हमने पार कर लिए हुए हैं मॉडर्न इंडिया में। और वो फेज कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो हमारे नए व्यूअर है ध्यान से सुन लें कि हमने 150 घंटे में प्रॉमिस किया था कि 150 घंटे में आपको प्रीलिम्स का, प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस, ध्यान देना, ठीक है। तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं और इसको वीडियो को एटलीस्ट 2 या 3 बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, हमने कौन कौन सा फेज कंप्लीट कर लिए एक बार देख लो। 1857 के जो पहले के विद्रोह है, ठीक है, जो पहले के विद्रोह है ये हमने नंबर 1 कर लिया है। नंबर 2 हमने 1857 की क्रांति, इसके बारे में भी हमने बात कर ली हुई है। और नंबर 3 जो 1858 से लेके 1905 के बीच, ये 3 टॉपिक हमने बात कर ली हुई है। इतना हमने कंप्लीट करा दिया है सिर्फ 4 क्लासेस में, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, हमें नहीं लगता है कि 30 घंटे लगेंगे। हालांकि 30 घंटे हमने बोला हुआ है कि 30 घंटे में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। इसके बाद हम लोग और भी तमाम सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ, एक खास बात कि कल से जो है आपकी 9 बजे से लाइव क्लासेस जाएंगी। 9 बजे लाइव क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी की, और 3 से 4 बजे के बीच में इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो लाइव क्लासेस जाएंगी। तो सब लोग इसको देखें, वॉच करें, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताना चाहूँगा। इससे अगर ये आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ही आपको 2-3 बार देख लेना है, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ 150 घंटे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये फेज है 1905 से लेके 1919 के बीच में, और यहाँ पे गांधी जी का भी आगमन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे। ये हमारा एक तरह से व्यू बनाने के लिए हमने दिया हुआ, देखो, उग्र राष्ट्रवाद या अतिवादी राजनीति के उदय के कारण क्या थे। जैसा कि हमने देखा हुआ था कि जो उदारवादी थे उनकी याचनाएं और जो अनुनय विनय की नीति थी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई थी वो। हाँ, ये सारी बातें हमने कर ली हुई है। तो अब हम लोग बात करेंगे उग्र राष्ट्रवाद के बारे में, पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक जो रहेगा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो आज 2 मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके बाद में ये देखेंगे तीसरा टॉपिक हमारा, कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्ले मिंटो सुधार, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के समय में कुछ भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, और इस टाइम भी आप देखेंगे थोड़ा क्रांतिकारी आंदोलन की हम लोग बात करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से गदर आंदोलन के बारे में 2013 में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होम रूल लीग की बात करेंगे हम लोग। 2 हमारे पास में होम रूल लीग है। एक तो एनी बेसेंट जी की है और दूसरी जो है वो तिलक जी की है, ठीक है। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए भी और पीटी के लिए। और मॉन्टेग्यू की घोषणा जो अगस्त 1917 में होती है, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको क्या है डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या उदय के कारण क्या थे, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, और ये कैसे जो है प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। शुरुआती दिनों में आप कहेंगे कि 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में और 20वीं सदी के प्रारंभ की हम बात करें तो 1890 के पश्चात की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1890 की पश्चात की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था हमने बात कर ली हुई थी। बात समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ है तथा 1905 तक आते आते इसने पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया हुआ था, ठीक है। हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे इस पे।
और ये कारण क्या थे एक बार देख लो, हमने इसको ब्रैकेट में कर रखा हुआ है, इसको हमने ब्रैकेट में कर रखा हुआ है। नंबर 1 यहां पे ये बातें हमने डिस्कस कर ली हुई है, फिर से मैं बता रहा हूं क्या है, देख लो एक बार। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था, पूछा जा सकता है पीटी में, कोई विशेष प्रभाव नहीं था, स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से ही प्राप्त होगा, ऐसा यहां पे जो हमारे उग्र राष्ट्रवादी थे उनको ऐसा लग रहा था। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, ठीक है, संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, जैसा कि हम देख चुके हैं इससे पहले कि वो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे थे, याचिकाएं दे रहे थे, अनुनय विनय की नीतियों पर चल रहे थे, इस वजह से ये सारी सुनवाई नहीं हो रही थी और ये बहुत बड़ा कारण है कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय का, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ है उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने पहले भी डिस्कस किए हुए थे कि क्यों ऐसा हो रहा है और एक नया फेज आएगा, जैसा कि ये आ गया हुआ है उग्र राष्ट्रवाद का फेज, ठीक है। हम लोग फिर से देखते हैं कारण क्या थे, एक एक करके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कारण क्या थे, ठीक है। बिल्कुल भी ये सिली मिस्टेक आप नहीं करना, जाके क्वेश्चंस बहुत इजी आ जाते हैं कई बार, तो ये मत सोचना कि नहीं यूपीएससी इतने इजी कैसे दे सकता है, देता है और देता भी रहेगा, ठीक है। तो एक एक करके क्या कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप का पहचान हो गई थी। सबसे पहले कैसे, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट था, और वो कौन सा था, उग्र राष्ट्रवादी। वो ऐसा वर्ग था, उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, जो कि कांग्रेस के जो प्रार्थना पत्र भेजे जाते थे कांग्रेस द्वारा उससे नाखुश था, असंतुष्ट था। दूसरा, तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा हुआ था कि अब ऐसे नहीं हो सकता है, प्रार्थना पत्र और संवैधानिक तौर तरीके उससे काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि हो गई थी। कैसे, तिलक, अरबिंदो घोष या बिपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वो भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचाने। याद करो हमने बताया हुआ था कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी, गांव तक, या जो आप कह सकते हैं उनका मानना था कि जो भारत है वो तमाम सारी जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, और अगर मैंने उनको बोला कि आप आंदोलन में शामिल होइए, आइए, तो उनको कोई राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं थी, हो सकता है कि वो विद्रोह कर दें, तो इस वजह से उन्होंने इनको शामिल नहीं किया था, गांव के लोगों को शामिल नहीं किया था, जो नीचे तबके के लोग थे उनको शामिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे तिलक जी आते हैं, अरविंद घोष आते हैं और बिपिन चंद्र आते हैं, वो कहते हैं अन्य राष्ट्रवादियों की भाई ये जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको भी साथ में जोड़ो, उनकी आत्मशक्ति को पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से उनको भी जोड़ने का कार्य ये तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने करने का प्रयास किया हुआ था। तीसरी बात, यहाँ पे देखो शिक्षा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। कोई भी इंसान शिक्षित होगा तो वो विद्रोही बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको आपने रोजगार नहीं दिया हुआ है और अगर आपने नौकरियां नहीं वहां पे लाई हुई हैं तो क्या करेगा? विद्रोह करेगा, ठीक है। पढ़ा लिखा होता है समाज, पढ़ा लिखा समाज होता है तो कैसा विद्रोही रुख धारण कर लेता है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे, शिक्षा का विकास कैसे। भारतीयों का यह नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहां के राष्ट्रवाद, जनतंत्र और अमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था। वो कहते थे, वो किताबें पढ़ते थे, रूसो, वोल्टेयर, तमाम लोगों की, तो वो किताबें पढ़ते थे और वहाँ के इस समय आप देख रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच भी हो गई थी, पश्चिमी देशों तक पहुँच भी हो गई थी उनको। तो सारे विचार जो है वो पढ़ते थे और जानते भी थे, जानने लग गए थे, ठीक है। तो वो कहते थे भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि हमें ना तो जॉब मिल रही है और ना तो नौकरियाँ मिल रही हैं, ना तो रोजगार मिल रहा है, तो यहाँ पे शिक्षा का विकास है, तो इस वजह से नाखुश थे। अब इसमें क्या फलता, उसने साधारण भारतीयों में से अमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार प्रारंभ कर दिया, ठीक है, प्रसार प्रारंभ कर दिया। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है,
और हो सकता है स्टेट पीसीएस में पूछे या यूपीएससी दोबारा से पूछ सकता है। ठीक है, पीटी में देखो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहली बात यहां पे 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना। यह कैसे, इतना छोटा सा देश वो कैसे एक विशाल शक्ति बन गया? कैसे एक विशाल शक्ति बन गया? क्यों? क्योंकि वो जो है उस पे कोई उपनिवेशी शासन जो है वो शासन नहीं कर रहा था। उपनिवेशी साम्राज्य जो है वो कोई शासन नहीं कर रहा था, इस वजह से क्या है, कोई विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली के सेनाओं की अपमानजनक पराजय। नंबर 2, ये जो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव हम देख रहे हैं ना, अगर इथियोपिया जैसा देश इटली, यूरोप के इतने बड़े इटली जैसे देश को पराजित कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? वो बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो वो क्यों नहीं कर सकता है? तो इस वजह से आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है और ये भी एक उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनता है जाके। एक और यहाँ पे है, देख लो, बोअर युद्ध। यहाँ पे गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था और तब उनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, केसरी हिंद। तो एक बार देख लो, बोअर युद्ध ये 1899 से 1904-2 तक चलता है तथा 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय। इतना बड़ा देश रूस, इतना बड़ा देश, इतना सक्षम देश, वो उसको जो है जापान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, वो पराजित कर रहा है। इधर ये बोअर युद्ध में ब्रिटिश के बहुत सारे सैनिकों को हानि पहुंची थी, कह सकते हैं ब्रिटिश को बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी। तो ये सारे कारण थे। यहाँ पे उग्र राष्ट्रवादी जो है नजर गड़ाए रखे हुए थे कि भाई ये कैसे हो रहा है, अगर वो कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस और यहाँ पे मिस्र, पर्सिया तथा चीन के क्रांतिकारी आंदोलन ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वो राष्ट्रव्यापी उग्र राष्ट्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो 4 पॉइंट हुए ये। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कैसे? भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया था। जैसा कि हम देख रहे थे 1813 में क्या हुआ था, वहां पे एक संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था वहां की मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को, कि आप जो है भारत में जाके क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे आके ईसाई मिशनरी भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति में भारतीय संस्कृति का विलीन होने का खतरा पैदा हो गया था। दूसरा, ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया हुआ था। ठीक है, तथा भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति का की पोल खोल रहे थे कि नहीं, हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, वो महान है बजाय यूरोपीय संस्कृति या पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति के। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, अपनी संस्कृति का गुणगान कर रहे थे और पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल रहे थे। तो ये एक 5वां पॉइंट है। 6ठा पॉइंट, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। कैसे? हम बात कर चुके हैं, शुरू में भी बात कर चुके हैं, कल वाली क्लास में भी बात कर चुके हैं और अभी फिर से बात कर रहे हैं। कैसे? तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों से क्या असंतुष्ट थे। जो नौजवान थे, जो तरुण थे, नौजवान थे, यूथ था, पूरी तरह से क्या है, परेशान था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस से बोला था आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों पर बिल्कुल असंतुष्ट थे। वो कह रहे थे ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष में नंबर 1। नंबर 2, वो कांग्रेस की क्षमा याचना और शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट है, उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। तो ये तमाम सारे ऐसे कारण हैं जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण बनते हैं जाके, कारक बनते हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार फटाफट, ये भी बहुत बड़ा कारण है, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति जो कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण में से एक है। इसमें देखते हैं
कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी हुई थी। उसने भारत विरोधी बयान दिए हुए थे। उसके शासन में विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों का पारित होना, यहां पे कौन कौन से एक बार देख लो, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इत्यादि से भारतीय खिन्न हो गए थे। तो ये कारण पूछे जा सकते हैं, ये पीटी में क्वेश्चन कारण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे लिख देगा यहाँ पे, पीटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से। और एक और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रशिक्षित नेतृत्व, ठीक है, एक प्रशिक्षित नेतृत्व। सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हो चुका था। जैसा कि हमने देखा था 1857 की क्रांति में कोई बहुत बड़ा नेतृत्व नहीं था, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था। इस टाइम वो क्या कर रहे थे, पहचान गए थे कि हम फेल हुए तो फेल हुए, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनके क्या दिशा मिल गई थी, एक दिशा मिल गई थी। और वही कारण है कि एक प्रशिक्षित नेतृत्व जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का आभास हो चुका था। हम लड़ सकते हैं, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ सकते हैं। उग्रवादी राष्ट्रवादी उदय का कारण भी यही एक है, इसको भी हम लोग गिन लेंगे। ठीक है, और योग नेतृत्व ने स्वराज प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ था, इसको भी आप गिनेंगे कि जब तक योग नेतृत्व नहीं होगा तब तक जो है स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे सारे आभास जो है, जो क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवादी है, उनको ऐसा होने लगा था। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। आगे हम लोग देखते हैं जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा। कैसे? जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पॉल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री, चिपलंकर और ये बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब में लाला लाजपत राय जो है वो प्रमुख थे। तो इन्होंने ये क्या किया हुआ है कि एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है। ये तमाम सारे आप देख रहे हैं जो हमारे बहुत महान नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी है ये, और इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक योगदान तिलक जी का रहा है। हाँ, कई बार जेल भी गए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। आपको पता होगा जो तिगड़ी थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, लाल बाल और पाल। ठीक है, लाल बाल और पाल। ओके, तो ये तिगड़ी थी, यहाँ पे लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक हैं और यहाँ पे बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो ये तीन तिगड़ी थी उन्होंने। तो ये जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का यहाँ पे उदय हो रहा है। ये सब कैसे है, तरुण है, यंग है, यूथ है एकदम से। ठीक है, जो कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से नाखुश है, असंतुष्ट है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी भाषा में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवादी की शिक्षा दी और कहा कि आजादी बलिदान मांगती है। आजादी क्या है, बलिदान मांगती है। तो उनके जो समाचार पत्र हैं एक बार देख लो, क्या है, अंग्रेजी भाषा में मराठा है और मराठी भाषा में केसरी। नाम याद रखना है इसको। ठीक है, पीटी में पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। और इस विचारधारा के जो प्रमुख सिद्धांत थे एक बार देख लो। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और 1 2 3 4 करके दे देगा, फिर ऑप्शन बनाएगा, नंबर ए, बी और सी और डी में पूछेगा 1 2 2 3 4 ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, देख लो एक बार। इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत क्या है। नंबर 1, विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। अपने उद्गार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, स्वराज होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। प्रत्यक्ष, आपने देखा हुआ था कि कांग्रेस क्या है, प्रत्यक्ष भागीदारी जो है वो नहीं करा रही थी। प्रत्यक्ष भागीदारी वो ना तो कर रही थी और ना ही उदारवादी कर रहे थे। ठीक है, और वो ऐसा चाहते भी नहीं थे। ठीक है, तो शुरू के जो 15 से 20 वर्ष थे उससे जो तरुण हमारे थे बहुत असंतुष्ट थे। तो ये सारे जो है इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। और चौथे में है निडरता, आत्मत्याग और आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए, जो कि उदारवादी
ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन आप देखेंगे जैसे उग्रवादी जो है वो आते हैं तो ऐसा वो विश्वास करने लगते हैं कि नहीं, ये भावना जो है हर एक प्रत्येक भारतीय में होनी चाहिए और आवश्यक रूप से। ओके, स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए, तो ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, ये उनके प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, एक मुद्दा यहां पे आता है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने क्या किया है, उत्प्रेरक का कार्य किया है उग्र राष्ट्रवाद के उदय का, और भी बहुत महत्वपूर्ण तमाम सारी यहां पे आप देखेंगे नीतियां हैं जो कि उग्र राष्ट्रवादी के उदय के कारण के रूप में गिनी जाती हैं। तो कौन से ऐसे उत्प्रेरक कार्य कर रहे थे, तो एक बार देख लो निम्न घटनाओं में भी ये कौन कौन सी घटनाएं हुई, एक बार देखते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है पीटी में, और वो कौन कौन सी घटनाएं एक बार देख लो फटाफट। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है, नकार दिया था, कांग्रेस ने नकार दिया था। हमने देखा हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो, जो नए व्यूअर हैं इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, हमने 1892 की चर्चा की हुई थी, जो एक्ट आया हुआ था और उसमें कांग्रेस क्यों नाखुश थी, हमने बात की हुई है। ठीक है, तो एक तो पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया था, उनको बाहर भेज दिया गया था। तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे कारावास का दंड दिया गया था। ठीक है, मान लीजिए उनको भेज दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया था। एक नई धारा 156 भी जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे तमाम सारे विद्रोह होने के चांसेस थे और एक जो है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा यहाँ पे जन्म ले रही थी। ठीक है, तो ये तमाम सारे यहाँ पे असंतुष्टि के कारण है। एक मुद्दा और है, उसको हम बात करते हैं यहाँ पे, वो है 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई थी। पॉइंट को नोट कर लें, ये सारे ये सीधे स्टेटमेंट देके यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया था और 1904 में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार, हम निषेधाधिकार के बारे में, वीटो के बारे में बात कर चुके हैं, अस्वीकार करने की अंतिम अधिकारिता। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, वीटो दिया गया था। ठीक है, और यहां पे हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव की सांस्कृतिक प्रभाव भी जो है वो यहाँ पे विनाशकारी रहे थे। ठीक है, तो ये तमाम सारे हैं और इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई गई थी, तो इससे भी क्या है, तमाम सारे जो है वो भारतीय रुष्ट थे। ठीक है, तो ये हमने तमाम सारी घटनाओं के बारे में बात करी। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, एक तो देखो इससे नाखुश थे ही, पता चल गया था। एक मुद्दा ये, इसको भी आप ध्यान रखना, 1898 वाला, और ये एक मुद्दा ध्यान रखना, ये वाला और ये दोनों। ठीक है, यहां से ये आपके पास में याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहे थे। अब एक बहुत बड़े मुद्दे की हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, तो इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा बड़ा मुद्दा है तो इस पे हम लोग खास ध्यान देंगे। देखो यहाँ से मेंस में और यूपीएससी पीटी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एक पॉइंट को ले लिया जाएगा, उसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो मैंने इसको बहुत विस्तार से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे पीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो भाई देखते हैं, इसका नाम है ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, ये शुरू कहां से होता है? अच्छा, स्वदेशी एवं बहिष्कार हमने देखा हुआ था ना, इससे पहले भी ये बातें हो रही थी, लेकिन क्या है, उस टाइम कांग्रेस ना तो संगठित थी और ना ही वहां पे कुछ ऐसे उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ था जो इसकी मांग कर सके। ठीक है, तो स्वदेशी एवं बहिष्कार जैसे मुद्दे हमने पहले भी देखे हुए थे। ठीक है, जो उदारवादी थे वो ऐसे काम कर रहे थे लेकिन कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे।
अभी ये कारगर सिद्ध होगा। देखो कैसे होता है, देखते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इसकी पृष्ठभूमि कहां से बनती है? बंगाल विभाजन होता है और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। कैसे कैसे बंगाल विभाजन हो रहा है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो दिसंबर 1903 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी। डेट याद रखना, स्टेट पीसीएस वालों भी, यूपीएससी वालों भी, और जो अदर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। डेट याद रखना, कब कब कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, सीधे सीधे पूछ देगा आपसे स्टेटमेंट देके कि ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे ऐसे करके, या फिर पूछ देगा स्टेट पीसीएस में डेट बताओ कब इसके विभाजन की घोषणा की गई थी, कब विभाजन लागू हुआ था, कब जो है इसको सार्वजनिक किया गया था, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो देख लो, दिसंबर 1903 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी, और इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा सकता, कठिन हो रहा है, और हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मंशा, उनकी मंशा जो है वो अलग थी, और ये जो कहा जा रहा था उनके द्वारा वो ठीक था। कहा जा रहा था कि भाई इतने, आप देखो ना, अभी आप देखेंगे यूपी को 4 भागों में बांटने की बात कही जाती है। मायावती जी की सरकार आती है तो वो बोलती है कि भाई इसको 4 भागों में बांट दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है और उसको चलाने में दिक्कत होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि छोटे जो राज्य है वो बहुत अच्छा काम कर ले जा रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनकी बात तो ठीक थी, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? उनकी मंशा गलत थी, उनकी मंशा गलत थी। एक तो क्या कर रहे थे, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि वो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर डिवाइड करना चाहते थे, जिससे कि आंदोलन जो भविष्य में आंदोलन हो वो कैसे कमजोर पड़ जाए, लोग एकजुट ना हो पाए। बात समझ रहे हैं? तो कैसे किया गया? तो देखो, ये इसका जो है ईस्टर्न बंगाल रहेगा, ये ईस्टर्न रहेगा, और इसमें खास ध्यान रखना इसमें असम भी आता है, इसमें असम भी आता है, ठीक है, इसमें असम भी आता, और ये था, ये जो है पश्चिमी बंगाल था, ये जो है पश्चिमी बंगाल था, ओके, ये वाला एरिया पश्चिमी बंगाल। तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया था, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि भाई मुद्दा क्या था, क्यों लोग जो है बहुत ज़्यादा इसमें गुस्से में थे। तो हमने बातें बता दी हुई हैं, उनकी मंशा गलत थी लेकिन बात वो सही कर रहे थे, ठीक है, और इसी वजह से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन होता है। सबसे पहला, बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 तरह से विभाजित कर दिया गया था। कैसे कैसे? नंबर 1, भाषा के आधार पर, ठीक है, इससे बंगाली भाषा भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए थे। बंगाल के ही लोग क्या है, जो बंगाली भाषा में जो बातचीत करते थे वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन गए थे। बांट दिया गया था उनको, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वाले 3,70,00,000 थे यहाँ पे। तो नंबर 1 बात, भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था। दूसरा, यहाँ पे धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल जो है वो हिंदू बहुसंख्यक है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल जो है वो हिंदू बहुसंख्यक है, ये वाला एरिया, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे, तो ये जो है ये यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक थे, जहां हिंदुओं की संख्या कितनी थी? कुल 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 थी। 5,40,00,000 में के क्या लाख में से 4,20,00,000 थी। तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां कुल आबादी जो है वो 3,10,00,000 में से मुसलमानों की आबादी 1,80,00,000 थी, ठीक है। तो एक तो ये भाषा के आधार पर डिवाइड किया जा रहा था, जो बंगाली भाषा बोलते थे उनको ही अल्पसंख्यक बना दिया गया वहां पे, ठीक है, भाषा के आधार पर। और दूसरा, धर्म के आधार पर, जो पश्चिमी बंगाल था वहां पे हिंदू बहुसंख्यक रहते थे, तो यहाँ पे भाषा के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। और इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना चाहते हैं, दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से एक सांप्रदायिकता का बीज जो है ना वो पनप रहा है, ठीक है। अभी तक 1857 की हम लोग बात कर चुके हैं, वहां तक कोई भी सांप्रदायिकता के बीज नहीं बोए गए थे, लेकिन और प्रयास भी किया गया था, लेकिन असफल रहा था। लेकिन यहां की हम बात करेंगे तो जैसे ही इनको डिवाइड किया जाता है, सांप्रदायिकता जैसे जो एक कह सकते हैं शब्द है वो यहां पे क्या उभरने लगता है, ठीक है। और यहीं से अभी देखेंगे कि मुस्लिम लीग का भी गठन होता है।
मुस्लिम लीग का भी गठन होता है, आगा खां जाते हैं मिलने के लिए करजन से, ठीक है। तो यहां से संप्रदायवाद के जो है सांप्रदायिकता की भावना वो उभरने लगती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया था। फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी और उग्र राष्ट्रवाद का उदय होने लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई क्यों ऐसा हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ, इसके बाद में जो राष्ट्रीय स्वदेशी एवं राष्ट्रीय बहिष्कार आंदोलन हुआ है वो यहाँ पे वो होने लगता है, ठीक है। क्या क्या हुआ था शुरुआती दौर पे देख लो। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेजी सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। ये देख रहे हैं आप, होली जलाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये होली जलाई जा रही है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के एवज में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जो उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध कैसे कैसे किया जा रहा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे छांटे हुए हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देख लो भाई कैसे कैसे इसका विरोध किया जा रहा था। इस काल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने दिया जाए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान दिया जाए, इसको इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया जाए। सबसे पहली बात यहाँ पे, इस काल में उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीश चंद्र राय। यहाँ पे प्रमुख नेता हैं जो बंगाल विभाजन का विरोध करने में सबसे आगे आते हैं, ठीक है। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे। फिर से वही ढर्रे पे, फिर से उसी ढर्रे पे कांग्रेस काम कर रही है, उनके उदारवादी नेता काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, सभाएं आयोजित की जा रही हैं और निंदा प्रस्ताव पारित किए गए हैं। हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा है। जो पुराने ढर्रे पे काम किया जा रहा था वैसे अभी भी काम किया जा रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं, अगले स्टेप पे हम लोग देखने वाले हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। किंतु भारतीयों के विरोध स्वर की उपेक्षा करते हुए सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। बंगाल विभाजन की जो है 1905 जुलाई 1905 पॉइंट आउट, इसको पॉइंट आउट किया जाए, पॉइंट को नोट कर लिया जाए। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। शुरू कब से होता है एक बार फिर से देख लो, दिसंबर 1903 में सार्वजनिक घोषणा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई हैं। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, इसका निर्णय लिया गया था। और अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। ध्यान देना, इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लिया जाए कि कहां से जो है इसकी घोषणा की गई थी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की। कलकत्ता के टाउन हॉल में कब से? 7 अगस्त 1905 को। लोगों ने मैनचेस्टर के कपड़े एवं लिवरपूल के नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया हुआ था। ये सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं यूपीएससी में, ठीक है। और यूपीएससी जो भी एग्जाम कराती, जो भी कंडक्ट कराती है एग्जाम, वहां पे भी ये सीधे सीधे स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है यहाँ पे? लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार और मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार, यहाँ पे वो ऐसा जो है वो आग्रह किया गया था कि आप इसका बहिष्कार करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया था। बात समझ रहे ना? जुलाई में घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया था। आंदोलनकारियों ने
यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा दिन है? 16 अक्टूबर की डेट है वो, जब आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया है और लोगों ने व्रत रखे हुए हैं, गंगा में स्नान किया हुआ है, नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम का गीत भी गाया हुआ था। ये सारे स्टेटमेंट यूपीएससी या यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, सीधे सीधे स्टेटमेंट देके पूछे जाते हैं। बहुत ही सामान्य सी जानकारी है जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोगों ने व्रत रखे थे, गंगा स्नान किया हुआ था, हमने देखा हुआ है। ये देखिए नंगे पैर जो है वंदे मातरम गीत गाते हुए निकल रहे हैं यहाँ से। ये हमने यहाँ से पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है, फोटो के माध्यम से। नेक्स्ट, आपसी एकता प्रदर्शित करने हेतु एक दूसरे के हाथों में राखियां भी बांधी गई थी यहाँ पे, ठीक है। आपसी एकता प्रदर्शित करने, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, वो सब आपस में क्या है, राखियां बांध रहे थे, ठीक है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सब एक दूसरे के हाथ में राखियां बांध रहे थे। मतलब कि हम एकत्र हैं, हम एक जगह हैं, ठीक है। तो यहां पे एक तो ये मुद्दा है। तीसरा, इसी दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी वो। अब तक जितने भी आप देखेंगे, गांधी एरा में भी इवन देखेंगे, इतनी विशाल जनसभा कभी भी वो नहीं एकत्र हुई थी। लेकिन ये क्या है, 1905 के बंगाल विभाजन के दौर में ये इतनी विशाल जनसभा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आदमी ही आदमी, इंसान ही इंसान दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। विरोध प्रदर्शन से निकलकर भारत के अन्य भागों में जो विरोध प्रदर्शन था वो बंगाल से निकलकर अन्य भागों में भी फैल गया हुआ था। पूना एवं बंबई में नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये भगत सिंह जी के चाचा जी हैं, ठीक है। दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जैसे नेता वो इनका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग एक बार फोटो देख लेना, हमने इसकी बातें कर ली हुई हैं। ये आप लोगों को एक माइंड मैप बनाने के लिए हमने इसको ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बार देख लेना एक बार। 5 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल के 2 टुकड़े करने का ऐलान किया था, हमने बात कर ली हुई थी। और 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया गया था, ठीक है, विभाजन कर दिया गया था यहाँ पे। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये एक माइंड मैप आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की उस टाइम स्थिति क्या थी, कांग्रेस जो है वो क्या कर रही थी, इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो क्या कर रही थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए। और उसमें पहला प्रस्ताव था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां और बंगाल विभाजन की आलोचना करना। अभी भी कांग्रेस क्या आलोचना ही कर रही है, ठीक है, बाकी कोई काम नहीं कर रही है। और दूसरा, बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। ये बड़ी बात थी, ये बड़ी बात थी। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे, पहले क्या था, ऐसे मुद्दों पे वो बात ही नहीं करती थी जहां पे कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो सरकार का, कोई विद्रोह जैसी स्थिति हो, सपोर्ट ही नहीं करती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को वो समर्थन देने की बात कर रहा है, सॉरी कांग्रेस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, उग्रवादी राष्ट्रवादी जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, उनका मत था, वो ऐसा कह रहे थे कि विरोध अभियान का प्रसार जो है वो बंगाल के बाहर पूरे देश में कर दिया जाए, पूरे देश में कर दिया जाए और इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित ना रखकर संपूर्ण या कह सकते हैं पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए और जिससे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया जा सके, ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया जा सके। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह से उग्र राष्ट्रवादी थे, जो कि तरुण थे, यूथ थे, वो ऐसी बात कर रहे थे। किंतु इस समय कांग्रेस में नरम पंथियों का क्या है, प्रभुत्व था और वे इसे बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। बातें तो उन्होंने मानी हुई है कि हम स्वदेशी अभियान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बंगाल में। कहां पे? सिर्फ बंगाल में, और वो कहीं पे भी इसको फैलाए जाने की बात नहीं कर रहे थे। और इसी वजह से झगड़ा भी होता है, इसी वजह से झगड़ा भी होता है उग्रवादी और उदारवादियों में। और 1907 का
सूरत विभाजन भी हो जाता है, कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मुद्दा बनता है जाके कि भाई कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं, उन्होंने सारी आलोचनाएं अनुनय विनय की नीति फिर से प्रारंभ कर दी थी, लेकिन बड़ी बात क्या थी, स्वदेशी अभियान को उनको समर्थन दे दिया गया था। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। नौरोजी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन एवं स्वराज होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पहली बार ऐसा कह रही है, कांग्रेस जो है पहली बार ऐसा कह रही है। देखो एकदम से स्वर बदल गए, सुर बदल गए हैं कांग्रेस के। क्या कह रही है कि अब हमें जो है इंग्लैंड या उसके जैसे उपनिवेशों के तरह जो है वो स्वशासन या स्वराज चाहिए। मतभेद बढ़ा हुआ था 1905 में, तो 1906 में थोड़ा सा सुधार हुआ है उदारवादियों में कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सा बड़े स्तर पर काम करें तो ठीक है, हम स्वराज की मांग कर लेते हैं, स्वराज की मांग कर लेते हैं हम। ठीक है, और धीरे धीरे उदारवादी और उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, और जिसकी चरण पंक्ति क्या है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस के दो भाग हो गए, कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरह से कांग्रेस की स्थिति हमने बात करी है। और उग्रवादी राष्ट्रवादियों की गतिविधियां देख लो, गतिविधियों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तमाम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। हम लोग फटाफट देखते हैं कैसे कैसे जो है ये जो है इनकी गतिविधियां काम कर रही हैं। 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र राष्ट्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अब क्या है, पल्ला भारी हो रहा था उग्र राष्ट्रवादियों का। उदारवादी क्या है, थोड़ा सा अपने आप को नीचा महसूस कर रहे थे, हालांकि अभी भी प्रभुत्व उन्हीं का था, लेकिन जब ये बातें होने लगी और लोगों तक उग्र राष्ट्रवादियों की बातें पहुंचने लगी, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक राजनीतिक परिदृश्य में जो उग्रवादी राष्ट्रवादी हैं, उग्र राष्ट्रवादी है, उनका एक तरह से प्रभुत्व स्थापित होने लग गया था। ठीक है, तो इनके तीन कारण थे। सबसे पहली बात, उदारवादी के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ था, कोई विशेष परिणाम नहीं निकला हुआ था। और दूसरी बात, उदारवादियों के संवैधानिक रूप से उग्रवादी असहमत थे, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे थे लगातार कि भाई हमको ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन दे कुछ नहीं रहे थे अंग्रेज। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पे कि उनकी गतिविधियां क्यों प्रारंभ हो रही थी, मुख्य तीन कारण थे। तीसरा कारण यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया हुआ था। ठीक है, दमन प्रारंभ कर दिया हुआ था, तो यहां से गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। और इसके तहत किया क्या गया था, देख लो एक बार फटाफट। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया था, वंदे मातरम के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई थी। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की हुई थी, नेताओं को निर्वासन की सजा दी गई थी, उनको कहीं मांडले जेल भेज दिया जाता था, रंगून भेज दिया जाता था, तथा प्रेस का दमन कर दिया गया था। यहाँ पे प्रेस का दमन कर दिया गया था। तो ये तमाम सारे जो है दमन कैसे प्रारंभ किया गया था उसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को नेतृत्व प्रदान किया हुआ था, ये हमने बात कर ली हुई थी। और स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य मान लिया था, ये हमने बात कर ली हुई इससे पहले भी। दूसरा यहाँ पे देखेंगे स्वराज का अर्थ जो है वह शासन पद्धति समझा गया जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ऐसी बातें हो रही थी कि भाई अगर आप मुझे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे सहायता करें, स्वराज दे दे, स्वशासन जैसी चीजें यहाँ पे कर दे तो हम शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे अर्थ निकाला गया था स्वराज का। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया था। यहाँ पे सारे बंगाल में जनसभाएं हुई थी, जैसा कि हमने देखा हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस उसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और बिपिन चंद्र पाल, तिलक जी, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे कई जो यहाँ पे आप देखेंगे कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित कर रहे थे। और इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली थी। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहाँ पे शपथ ली गई थी यहाँ पे। ठीक है, कि हम इसको अपनाएंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरने भी दिए गए थे और विदेशी वस्तुओं की
सार्वजनिक होली भी जलाई गई थी, इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां भी बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान देना, ऐसा भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि क्या स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां बनाई गई थी? हाँ भाई, बनाई गई थी। ठीक है, बात समझ रहे हो? नेताओं ने लोगों से स्कूल, कॉलेज और सरकारी जो कार्यालय हैं, उपाधियों इत्यादि के बहिष्कार करने की भी अपील की गई थी अपील। ध्यान रखना, ये सारे कॉलेज, स्कूल, सरकारी कार्यालय, उपाधियां आदि का बोला गया तो बहिष्कार कर दीजिए। और इस अवसर पर अरविंद घोष कहते हैं कि शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो और ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के वाणिज्यिक व्यापार को लाभ पहुंचता हो तथा भारत का आर्थिक शोषण होता हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखिए पूछ दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें नाम दिए जाएंगे, अरविंद घोष, तिलक जी, लाला लाजपत राय वगैरह वगैरह नाम दिए जाएंगे। तो आप ध्यान रखना किसने कहा, ये अरविंद घोष ने कहा हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न भी किया हुआ था तथा नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि किसने कहा है। तो ध्यान रखना किसने कहा है, अरविंद घोष ने भी यहाँ पे ये बोला हुआ है। ठीक है, अरविंद घोष ने यहाँ पे भी बोला हुआ है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट याद रखना, पूछे जा सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना, पीटी के लिए स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। बात समझ गए आप लोग? नेक्स्ट देखें, संघर्ष का नया स्वरूप कैसे कैसे काम कर रहा है। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एवं रुख को एक नए आयाम से जोड़ा हुआ था और उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया हुआ था। नरमपंथियों की अवधारणा को पूर्णतया नकार दिया गया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, पूर्णतया नकार दिया गया था। और इस अभियान के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए थे वो इस प्रकार हैं, एक बार फटाफट देख लो। इसमें मैंने पिक्चर्स भी, फोटो भी लगाई हुई है जिससे कि आपको आसानी हो। अच्छा, मैंने लगाई क्यों है, इतनी मेहनत हमने क्यों की है? क्योंकि भाई यहां से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं यूपीएससी में, या यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सब में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं, इस वजह से मैंने फोटो भी लगा रखी है जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए सारी चीजें। ठीक है, तो वो देखो कौन कौन से तरीके हैं। नंबर 1, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठन एवं समितियों का गठन, परंपरागत एक लोकप्रिय उत्सव का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में प्रयोग, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक जगत का प्रभाव। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक एक करके। ये देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसमें क्या क्या स्टेटमेंट बन सकते हैं, यूपीएससी क्या क्या स्टेटमेंट बना सकता है। ये देखो तमाम सारे यहाँ पे इसके अंतर्गत विभिन्न विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी यहाँ पे, और विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का भी बहिष्कार किया गया था। पॉइंट को नोट किया जाए, ये सब स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील की गई थी कि भाई जो भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए, और धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह किया गया था कि आप विदेशी कपड़े नहीं धोएंगे। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, ये देखिए यहाँ पे जनसभाएं भी आयोजित की जा रही हैं और ये खूब विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ठीक है, ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, तीसरी बात है, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन किया गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बनाए गए थे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे इस अभियान में समितियां भी बनाई गई थी। विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं एक लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे थे। बारिशल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेशी बंधो समिति, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, किसकी है ये, अश्विनी कुमार दत्त की है स्वदेशी बंधो समिति। इसी प्रकार की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी जो कि इस पे काम कर रही थी। समितियों द्वारा जन जागरण के लिए जो विभिन्न कार्य किए जाते थे और वो जो तरीके अपनाए जाते थे वो क्या क्या है, एक बार देख लो। यहाँ पे व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था, स्वदेशी गीतों को गाना, ये देखिए स्वदेशी गीतों का गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण, यहाँ पे व्यायाम जैसे कार्य भी किए जा रहे थे। अकाल महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय
सामाजिक सहयोग दिया जा रहा था, नए स्कूलों की स्थापना और स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण इत्यादि जो है यहाँ पे प्रमुख है। तो ये स्वयंसेवी संगठन और समितियों का गठन यहाँ पे किया जा रहा था। परंपरागत एक लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावना के प्रसार में उपयोग किया गया था। क्या क्या किया जा रहा था यहाँ पे? उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का प्रयोग भी किया था। यहाँ पे देख रहे हैं ये मेला लग रहा है, ठीक है, तो इसका भी प्रयोग किया गया था। और जब मेला लगता था तो एकजुट हो जाते थे लोग, तो वहां से हमें बातें पहुंचाना या हमारे जो अंग्रेजी सरकार थी उसके खिलाफ उसके खिलाफ जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उसके बारे में बात हो जाती थी, ठीक है। तो तमाम सारे यहाँ पे क्या है, मेलों का आयोजित किया जाता था जिससे बात आसानी से पहुंचाई जा सके। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, जैसे तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र में जबकि बल्कि बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे गणपति और शिवाजी जैसे उत्सव है वो भी बहुत लोकप्रिय हुए थे उस टाइम पे। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाने में किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज भी खोला गया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है, ठीक है। कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज खोला गया था और अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये कलकत्ता में नेशनल कॉलेज है जो कि किसकी तर्ज पे, तर्ज देख लेना, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पे बनाया गया था। और शीघ्र ही देश के कई भागों में नेशनल स्कूल और कॉलेजेस भी खोले गए थे, उनकी स्थापना की गई थी। और एक और स्टेटमेंट है, साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ चुका है, इस वजह से मैंने सारे स्टेटमेंट आपको बता दिए हैं कि हो सकता है अगर ये छोटा सा स्टेटमेंट पूछ सकता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन पूछा था उसने, भाई ये स्वदेशी आंदोलन में क्या ये इसका स्थापना हुई थी? हाँ भाई हुई थी, हमने देख लिया यहाँ पे। तो इसी वजह से हमने सारे पॉइंट जो है आपको बता दिए हैं, उस पर एक एक करके आप ध्यान देंगे। और मैंने विद पिक्चर के साथ में बताया हुआ है, तो बहुत परेशान नहीं होना, ठीक है, कि स्टेटमेंट कैसे हम रटें। हमने पिक्चर के साथ में बता दिए हैं तो रटना आसान हो जाएगा। आप रटने का तो समझ ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित किया गया था। ये देख रहे हैं समाचार पत्र। तकनीकी शिक्षा के विकास में बंगाल तकनीकी संस्थान की भी स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए। मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु जापान भेजने की भी व्यवस्था की गई थी यहाँ पे, ठीक है। इस सारे पॉइंट को नोट कर लिया जाए। स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया गया था। देख रहे हैं मैंने सब में पिक्चर्स लगा रखी है, ये सारे कार्य हो रहे थे उस टाइम तक। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन मिला हुआ था। अनेक कपड़ा मिले, माचिस और साबुन की फैक्ट्रियां, हथकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां यहाँ पे ये बनाई गई थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल फैक्ट्री का प्रसिद्ध जो है बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पे सीधे सीधे पॉइंट देखे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने बिल्कुल ही आपको बहुत आसानी से बता दिया है। और मुद्दे देखते हैं यहाँ पे, सांस्कृतिक जगत का प्रभाव कैसे देखते हैं। इस काल में महान राष्ट्रवादी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, इसके बाद में जितेंद्र लाल राय, मुकुंद दास और सैयद अबू जैसे तमाम यहाँ पे अनेक राष्ट्रवादी कविता जो तमाम यहाँ पे राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कविताओं और गीतों की रचना की हुई थी, ठीक है, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली हुई थी। और इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोरान बंगला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व जो है प्रेरणा दी थी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सांस्कृतिक जगत का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ओके, एक इसमें पॉइंट और है, ये हम बात करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण, रिसर्च या आविष्कार किए, जिनकी
न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रशंसा की गई। ठीक है, तो इस टाइम तमाम सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, तमाम सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं रही हुई थी जो कि इस आंदोलन से ना जुड़ी हो। ठीक है, और भी यहां पे हम लोग देख लेते हैं, चित्रकला के क्षेत्र में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया हुआ था तथा मुगल, अजंता और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये राजपूत की चित्रकला को से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों को का निर्माण किया गया हुआ था। ठीक है, तो ये मुगल चित्रकला है और ये आप देख रहे हैं अजंता की चित्रकारी है और ये जो है वो राजपूत कला है। तो ये तमाम सारे आप देखे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका जो विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया हुआ था और अपने जो कला है, जो चित्रकला है, उसको सामने रखा हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। छात्रवृत्ति पाने का गौरव उनको प्राप्त हुआ था, उन्होंने गौरव हासिल किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी फैक्ट थे, जो भी स्टेटमेंट थे, सारे हमने बता दिए हैं। अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए और भी जो भी हैं यहाँ पे स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हैं फैक्ट, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, कौन कौन इसमें शामिल हुआ था, सामाजिक आधार का मतलब कितने बड़े स्तर पर यह फैला हुआ है। ठीक है, तो सामाजिक आधार देखें यहाँ पे, छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ये देख रहे हैं आप, जिन शिक्षा संस्थानों के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता एवं छात्रवृत्तियों पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी, उनको रोक दिया गया हुआ था और अनेक छात्रों पर भारी जुर्माने लगाए गए थे और ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका सामाजिक आधार नंबर 1। नंबर 2 है घर की 4 दीवारियों में केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों की मध्यम वर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ था। ये उस टाइम की बहुत बड़ी बात थी। आप देख रहे हैं, उस टाइम की बहुत बड़ी बात थी कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ था। वो भी क्या कर रही थी, पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला के इस आंदोलन में भाग ले रही थी, चल रही थी। ठीक है, तो ये उस टाइम की बहुत बड़ी बात है। तो इसको ध्यान रखना कि महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं एवं विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया हुआ था और कालांतर में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, ठीक है, तो ये मुद्दे हमने देख लिए यहाँ पे। अब कुछ यहाँ पे अगर फैक्ट है तो उसकी मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहां पे देखेंगे कि इसका जो आधार है कहां तक फैला हुआ है। तीसरा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने भी क्या किया था, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोच के चलना कि जो मुस्लिम नेता है उन्होंने भाग नहीं लिया था, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे थे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो कुछ ऐसे नेता थे जो या तो बंगाल विभाजन से दूर रहे थे या फिर उसमें कोई पार्टिसिपेशन उनका नहीं था। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि जो है मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम नेताओं ने भी हिस्सा लिया हुआ था। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है, यूपीएससी में भी, कि भाई क्या मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया था? हाँ भाई, लिया हुआ था। कुछ ऐसे एक दो थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने हिस्सा नहीं लिया हुआ था। ठीक है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी ध्यान रख लो एक बार। पीटी के लिए कौन कौन, एक बार बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और गजनवी मुस्लिम नेताओं ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। नवाब सलीमुल्लाह ने भी क्या किया हुआ था, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और घोषित किया हुआ था। क्या घोषित किया हुआ है कि इससे उन्हें मुस्लिम आबादी बहुल पूर्वी बंगाल का एक नया राज्य प्राप्त होगा। थोड़े से लालच के लिए क्या कर रहे थे, वो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से हट गए थे। ठीक है, हट गए थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है इसके, हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है।
इस प्रकार यहां पे निगेटिव हम लोग बात कर रहे हैं, निगेटिव की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इस प्रकार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज्यादा व्यापक नहीं था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यूपीएससी पूछ देगा बहुत व्यापक आधार था, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा व्यापक नहीं था। बहुत, इसका जो सामाजिक आधार था वो ज्यादा व्यापक नहीं था, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्ग, जमींदारों के कुछ वर्ग, विद्यार्थी, महिलाएं, शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहां पे, जमींदार और विद्यार्थी, महिला और शहर तथा कस्बे के लोग थे जो कि निम्न मध्यम वर्ग थे। आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित करने का मंच बनाने का भी प्रयत्न किया गया था। भाई स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों जैसे कि ईस्टर्न इंडिया रेलवे इत्यादि में हड़तालें भी आयोजित की गई थी। हाँ भाई, की गई थी, ठीक है, हड़तालें आयोजित की गई थी, किंतु आंदोलन विशेषकर मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका था। मैंने बोल्ड कर रखा हुआ है इसको, हमने कलर भी कर रखा हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद में अंग्रेजी सरकार ने पहले से ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई थी और उन्हें आंदोलन से पृथक करने में वो सफल रहे थे। सरकार के सहयोग से वह ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने 1907 में मुस्लिम लीग के गठन के प्रस्ताव की बात करी थी। आप कैसे प्रस्ताव रखा हुआ था, या मुस्लिम लीग का गठन किया, और जिसका प्रयोग अंग्रेजी सरकार ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को विफल करने में किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्या एक सांप्रदायिकता के जो बीज है ना वो बोए गए थे और उसका बखूबी प्रयोग भी हो रहा था। आप देख रहे हैं ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को कमजोर कर दिया गया था। यहाँ पे ये असफल होने की कगार पे था, और क्यों असफल हुआ हम उसकी बात करने वाले हैं। अखिल भारतीय इसका स्वरूप देखेंगे कि बंगाल से प्रारंभ होकर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में फैल गया हुआ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि क्या ये सिर्फ बंगाल तक सीमित था, नहीं भाई, ये देश के कई हिस्सों में फैल गया हुआ था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने आंदोलन के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्या है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन बनाने का जो स्वरूप देने के पक्षधर थे। तो वो कह रहे थे भाई देखो, इसको आप जो है ना बंगाल के बाहर भी इसको करो। ठीक है, और इसी बीच में झगड़ा भी होता है उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में। फिर 1907 में सूरत का विभाजन भी हो जाता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। हमने सारे स्टेटमेंट बता दिए हैं, सारे स्टेटमेंट, सारे फैक्ट, कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कहां से क्वेश्चन संभावना है और कहां से पूछे गए हैं, और जितने भी हमने लाइन टू लाइन डिस्कस कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से लाइन टू लाइन क्या है इसको डिस्कशन करना पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे। नंबर 1, 1908 में 8 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्नाद, यद्यपि यह चरण जो है भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था, ठंडा पड़ चुका हुआ था। ठीक है, कठोर दंडात्मक रूप था यहाँ पे अंग्रेजी सरकार का। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका था। फिर इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए, अभी तक कोई भी ऐसा संगठन नहीं बना है जो कि बहुत बड़ा संगठन हो। ठीक है, एक तो एकजुट नहीं था, सक्रिय संगठन नहीं था। आंदोलन आगे चलकर नेतृत्वहीन हो गया था, और इसी समय अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे जो सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया था, तमाम ऐसे नेता थे। ठीक है, सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया था। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति क्या हुई थी, हमने देखा हुआ था। 1907 का सूरत विभाजन हो गया था, इससे भी क्या है लोग बट गए थे, और आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका था। यह उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और जमींदारों तक ही सीमित था। मुसलमानों तथा किसानों को प्रभावित करने में यह पूर्णतया असफल रहा। तो पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप में ही रहे, ज्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके थे।
बहुत व्यवहार में नहीं उतारा जा सका था इनको, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि असफलता के तमाम सारे यहाँ पे कारण आपको दिखेंगे। ये सारे कारण एक दो बार रीड कर लेंगे, आपको बखूबी जो है वो याद हो जाएंगे। मूल्यांकन देख लेते हैं। यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतया सफल नहीं हो सका था। सफल हुआ था कि नहीं सफल हुआ था? नहीं हुआ था भाई। ये जैसे ही आप देखेंगे कि बंगाल के बाहर की बात करते थे तो फिर उदारवादी उसको मना कर देते, नहीं भाई हम नहीं करेंगे, तुम्हें करना करिए जाके, ठीक है। और इसी वजह से विभाजन भी हो गया था 1907 में, ठीक है। तो क्या है, ये पूर्णतया सफल नहीं हो सका था, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं नकारा जा सकता है? यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी और इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए थे। इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए थे। क्या हुआ था? अब हमें संगठन बनाने के लिए और उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए फिर से एक नई दिशा, एक नई उमंग, एक नई दिशा और नए आयाम मिल रहे थे कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। इस वजह से ये जो स्वदेशी आंदोलन था, बहिष्कार आंदोलन था, ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक इतिहास में एक प्रमुख घटना के रूप में गिना जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली हुई हैं और यहाँ पे और थोड़ी सी बात करते हैं। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार जो है यहाँ पे सफलता मिली हुई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तो हम लोग निगेटिव देख लिए थे, अब पॉजिटिव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली हुई थी। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्ग जैसे छात्र, खासकर महिलाएं, हमने बात की हुई है, पिक्चर भी दिखाई हुई थी इसकी, और कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ था। तीसरा पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे कि उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद और याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित होता है, ठीक है। तो इस सारे जितने भी हथकंडे हैं ना, सारे आप कह सकते हैं फेज, जितने भी आंदोलन के जो भी माध्यम बन सकते हैं, सारे यहाँ पे वो यहाँ पे अपनाए जाते हैं। आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित ना रहा, अपितु यह साहित्य, विज्ञान और उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा हुआ था। साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हो गए थे लोग और स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के सामने अनावृत कर दिया था, उजागर कर दिया हुआ था कि ये जो है सही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए हैं, कैसे कैसे जो है ये किस तरह से काम कर रहा था, तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि 1 घंटा 7 या 8 मिनट चलेगा ये, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, सारे फैक्ट बता दिए हैं, सारे स्टेटमेंट बता दिए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बता दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह देखो मैं मेरा स्टाइल यही है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और कहाँ से पूछा जा सकता है, किस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, किस तरह के यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है, और अगर कोई यूपीएससी के अलावा भी दे रहा है तो वहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं सारे डिक्टेट कर देता हूँ आपको, तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो लोग पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं, जो लोग पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं, अभी तो क्या करता है सब लोग स्किप करके चला जाता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है ये, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, नाम देख लो, अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल नाम है इसका, या इस पे फोन कर सकते हो, यस पे यहाँ पे फोन कर सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है दिया गया है, इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। कहाँ गया, ये नंबर दिए गए, ठीक है, इस पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और ये चैनल है यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप लोग इसको लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग लाइव क्लास में मिलने वाले हैं 9 बजे, पॉलिटी की क्लास होने वाली है, हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे संघ सरकार की, ठीक है। तो हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद तक की बात कर ली है, इसके आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कब, कितने बजे, 9 बजे मिलने वाले हैं लाइव क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।